नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाला हूं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सर चल रहा है दोस्तों, तो इसका लाभ ले लो। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है, मैं बार बार कहता हूं आप सभी से। तो एक्सप्लेन मैं बढ़िया से कर रहा हूं, आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप सभी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसका लाभ उठा लो। आज का पहला सवाल है आप सभी के सामने कि पंचायत चुनाव होते हैं कब होते हैं भैया? 4 साल में होते हैं कि 5 साल में होते हैं कि 6 साल में होते हैं कि जब सरकार चाहे जब हो जाए? अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले ही लेते हैं। चलिए भाई, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रत्येक 5 साल में पंचायत चुनाव होते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, तो कौन से अनुच्छेद में होते हैं, क्या क्या चीजें हैं, थोड़ी सी जानकारी ले ही लेते हैं। अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों की अवधि उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है तथा इस अवधि से पूर्व नए चुनाव आवश्यक है। यानी ऐसा नहीं कि 5 साल बीत जाए तब चुनाव होगा, ना ना ना। 5 साल बीतने से पहले ही सब गेम फाइनल कर लो भैया चुनाव उनाव का, समझे कि नहीं। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायत का समय पूर्व विघटन कर दिया जाता है तो विघटन के 6 माह से पूर्व नए चुनाव कराए जाने आवश्यक हैं। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आप सभी के सामने, 2 पॉइंट है। एक पॉइंट पे है अकथन है और दूसरे में आर जो कि कारण दिया गया है। पहले ए को हम लोग पढ़ते हैं। ए में लिखा है कि पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। ये पॉइंट नंबर 1 में, मतलब ए में बात किया जा रहा है और इसका कारण इसमें दिया गया। तो आइए पहले इसको पढ़ते हैं। आर को। आर में है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। अब बात करते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर की बात करें दोस्तों, मेरे भाइयों, तो इसका उत्तर सही होगा सी। सी यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। अरे ये कैसे भाई, ए सही हो गया और आर गलत हो गया? तो चलिए थोड़ा बात ही कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरे हर एक बात को। 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, जो कि आप लोग भली भांति जानते हैं। इसमें अनुच्छेद 243 घ के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुछ कुल स्थानों में 1/3 स्थान, यानी 1/3 भाग, जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या शामिल है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इस आरक्षण से स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महिलाओं में काफी जागरूकता आई है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन इस प्रकार जो प्रश्नगत कथन सही है जबकि कारण सही नहीं है। अच्छा, ये कारण क्यों नहीं सही है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि भारत में ग्रामीण स्वशासन संस्थाओं में महिलाएं आरक्षण की मांग और महिलाओं द्वारा किसी आंदोलन में नहीं हुई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। समझ में आया कि नहीं? ऐसा नहीं है कि इसकी मांग बहुत सालों से, ऐसा कुछ नहीं था। समझ में आया कि नहीं? मैंने हर आर्टिकल के बारे में बता दिया, यानी अनुच्छेद के बारे में, और हर चीज़ आप सभी को समझा दिया। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल है आप सभी के सामने। इसमें बात किया जा रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानीय सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 पॉइंट दिया है आप सभी के सामने। इस पहले में इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। अच्छा, तो दोनों पॉइंट को आप लोगों ने पढ़ा, समझा। अब उत्तर की बारी आती है। उत्तर दोस्तों अगर हम बात करें तो उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक, यानी कि केवल एक सही है। यानी कि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D में है। अच्छा, तो बढ़िया से बात कर ले रहे हैं। ठीक है, डी यानी कि घा। अब ध्यान सुनो जो भी हम लोगों ने बात किया। भारतीय संविधान भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243D
यानी 3 अर्थात 243 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए, यानी कि सीट। इसके तहत प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या में कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। ठीक है, इस प्रावधान पर अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 334 के अंतर्गत देखो इसमें क्या है ना, देखो ध्यान सुनना। 300 अब मैं आपको समझा रहा हूं, बस आराम से सुनते रहना। इसमें क्या लिखा था कि 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति का प्रभाव नहीं रहेगा। अब ध्यान सुनना, इस प्रावधान पर अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 334 के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का तथा एंग्लो भारतीय समुदाय से संबंधित आरक्षण की समय सीमा अवधि का प्रावधान है। अब ध्यान सुनना। अब मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में तो जानते होंगे। उसमें क्या था कि 334 के तहत, अनुच्छेद के तहत, इसमें क्या था, अनुसूचित जनजातियों और जातियों का क्या था कि इसमें सीट बढ़ाना था 10 साल के लिए। फिलहाल इसको बढ़ा दिया गया, मतलब 334 के तहत इसको रद्द नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन जो एंग्लो इंडियन थे जिसमें 2 सीटें हुआ करती थी लोकसभा में, उस चीज को खत्म कर दिया गया था। ये कब हुआ था? 104वें संविधान संशोधन 2019 को। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। समझ में आया कि नहीं? बस आगे बढ़ते हैं द्वारा। ठीक है, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने महसूस किया था कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से की अनुशंसा किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट, जो कि 1957 में आई थी। ठीक, तो इसमें क्या है कि बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विवेकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इसके अनुसार 3 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, जो कि है जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर। फिलहाल इसके बारे में धीरे धीरे हम लोग बात करते रहेंगे अच्छे से। अगला सवाल है, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे। तो कौन प्रमुख थे? अभी हम लोगों ने बात किया, बलवंत राय मेहता जी। अगला सवाल है आप सभी के सामने, इसमें क्या करना है? एक सूची में दिया गया है कुछ समितियां और दूसरी सूची में दिया गया है वर्ष, यानी कि कौन सी समितियां किस वर्ष आई। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा, आइए बात करते हैं। एक मिनट। लिखा है पी के थुंगन समिति, इसका संबंध होगा 1988 से। यहाँ आ जाइए, ये समिति इस वर्ष आई। अशोक मेहता, अभी हम लोगों ने बात किया, नहीं, अशोक मेहता के बारे में अभी हम लोगों ने बात नहीं किया है, वो हम लोगों ने बलवंत राय मेहता जी के बारे में बात किया था। अशोक मेहता का संबंध होगा 1977 और 78 से। फिलहाल इसमें 1977 है, तो भी सही माना जाएगा। बी आर मेहता जी का संबंध होगा 1957 से। बी आर मेहता मतलब बलवंत राय मेहता जी। माफ करिए, एल एम सिंघवी जी का संबंध होगा 1986 से। समझ में आया? अगला सवाल है इसमें कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, आइए देखते हैं क्या पूछा गया है। संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में से या निम्न में से किनके सृजन के लिए। अब बात करेंगे अगले सवाल पर। यहाँ पर है संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 1, 2, 3, यानी राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति और राज्य वित्त आयोग। बात करेंगे 73वें संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था, उसके बारे में पहले बात करेंगे। इसमें बात किया जाता है पंचायत के बारे में, तो ध्यान सुनना। इसमें कुछ निम्न प्रावधान है, जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है दोस्तों, इसमें अनुच्छेद 243 के में है। हम वित्त आयोग, ये 243 आई में है। क्या है? 243 आई में, 243 आई में है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? जबकि अब आइए बात करें हम लोग 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। आइए बात करते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान है। इसमें है राज्य निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 243 जेड ए में है। राज्य निर्वाचन आयोग जो कि है 243 जेड ए में है। ठीक, वित्त आयोग है 243 वाई में है, 243 वाई में है। अब मैं ये इसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। एवं जिला नियोजन असमित है 243 जेड डी में। जिला कहाँ गया? एक मिनट यार, ये वाला जो होगा ना, ये होगा राज्य वित्त आयोग, ये वाला होगा,
एक रुक जाओ, ये जो 243 वाई है ये पॉइंट नंबर 2 का नहीं होगा, पॉइंट नंबर 3 का होगा, ध्यान देना। अब आइए बात करें जिला नियोजन समिति के बारे में, तो इसका होगा 243 जेड, 243 जेड, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब राष्ट्र संपत्ति का कर मूल निर्धारण बोर्ड क्या है इसके बारे में जान लो। तो राष्ट्र संपत्ति कर मूल निर्धारण बोर्ड का जो सृजन है 73वें और 74वें संशोधन द्वारा नहीं किया गया है, ये चीज़ ध्यान देना। तो ये जब नहीं किया गया तो ये तो आएगा ही नहीं। और इसमें क्या पूछा गया था इसका तो हम लोगों ने बात कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? अच्छा सवाल है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1.23 यानी कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 पॉइंट आप सभी के सामने दिया हुआ है ना, एक रुक जाओ, 2 पॉइंट है, 1 2। आइए उसका उत्तर जाने। इसका उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी यानी केवल एक, यानी कि इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ओके, आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, आप लोग क्या याद रखेंगे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। ठीक है, अब एक आता है 74वां संशोधन जो कि उसमें नगर पालिका के लिए, वो भी थोड़ा जान ही लो, अब कभी भी सवाल आ सकता है। 74वें संविधान संशोधन जो कि वो भी 1992 में हुआ था, इसके द्वारा शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 का के तहत शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। उसमें था भाग 9 और जो कि शहरी वाले में है भाग 9 का, तो ये चीज़ ध्यान देना भैया, कभी कन्फ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल 2। अच्छा, 2 यानी कि शहरी निकाय को। अभी हम लोगों ने बात किया भाग 9A अभी भाग नंबर 9 का। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बात किया तुरंत, अभी मैंने बताया ना आपको, इस क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्य सरकार द्वारा। ओके, समझ में आया कि नहीं? यानी कि एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र अनुच्छेद 243 गा के प्रावधानों के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 243 गा के अनुसार किसी पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा डी यानी कि अधिकरण जो है ये भाग नंबर 10 में नहीं है। अच्छा, हाँ, तो फिर ये कहाँ पर है? इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये क्या पूछा गया कि सही सुमेलित नहीं है, इसका मतलब डी होगा। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कहीं ना कहीं सही सुमेलित हैं, यानी कि पंचायत जो है भाग 9 में है, नगर पालिकाएं भाग 9 का में हो, सहकारी समितियां भाग 9 खा में है। तो ये चीज़ याद कर लोगे तो 3 चीज़ आपको याद हो जाएगा। अच्छा, अब आइए बात करते हैं कि अधिकरण किस भाग में है। ठीक है, तो ध्यान देना मेरे हर एक पॉइंट को। भाग नंबर 10 के तहत दोस्तों अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख है। ठीक है, और जबकि अधिकरण के बारे में भाग 14 का में है। समझ में आया कि नहीं? तो भाग नंबर 10 में क्या है? अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में है, और अधिकरण का जो है इसके बाद ये कौन से भाग में है? तो ये भाग 14 का में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का अंतिम सवाल पे आते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा बी यानी अनुच्छेद 243 आई के अनुसार है, ये बात कहा गया। अच्छा, हाँ, तो ध्यान देना, राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत किया गया है। या पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए गठित किया जाता है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, परेशानी, कोई चीज़ ना समझ में आया हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।